Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an Arcanine. Dear all CS professional student, part third important है. Probably 6 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अश्योर यू कि ये इजी भी हो जाएगा, फटाफट से याद करवा देंगे, लेकिन ध्यान से पूरा देखिएगा. छोड़ेंगे तो 6 नंबर हाथ से गया. इससे बचाना है. 6 मार्क्स लगभग आ सकता है, आराम से आ सकता है. देखिए मैं बात करने वाला हूँ पार्ट थर्ड के अंदर एग्जाम्पशंस की. देखिए एक तो बहुत अच्छी बात यह है, पहले मैं तारीफ कर दूं थोड़ी सी. आईसीएस ने अपने मॉड्यूल में अजम्पशंस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है. अब अजम्पशंस की अगर आप एनालिसिस पे जाकर देखें, एनालिसिस ऑफ रेगुलेशंस सेक्शन रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 1, अगर आप यहां जाके देखें इसके क्लॉज ए से अगर कंसीडर करें तो बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है. ठीक है, तो सर आपकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल. जिनको अगर लगता है मेरी जरूरत नहीं है ना देखें ये क्लास और क्लास देखें, वहां तैयारी कर लें, और जिन्हें जरूरत है वो देखें फटाफट से, क्योंकि आपको याद भी करना है. देखिए समझिएगा ध्यान से. एक्विजिशन तो होगा, समझना. ट्रांजैक्शन का एग्जामिनर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रखेगा कि ट्रांजैक्शन का नेचर आप देखेंगे तो लगेगा साफ साफ कि भैया यहां तो ट्रिगर हो गया. क्या हो गया? ट्रिगर हो गया. 25% और मोर की बात हो गई, 25% और मोर की बात हो गई, और यहां तो पब्लिक अनाउंसमेंट दे दो. लेकिन रेगुलेशन नंबर 10 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ए से जब हम देखना स्टार्ट करेंगे तो पता लगता है कि भाई ये तो एग्जम्प्ट है, यहां पर पब्लिक अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है. अब इसको बहुत ध्यान से समझना है. जैसे कह रहा है कि अगर ट्रांसफर बिटवीन इमीडिएट रिलेटिव्स हो रहा है तो बोला जरूरत नहीं है. अब हम कैसे याद रखेंगे इमीडिएट रिलेटिव? हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा वहां पर आपको हो सकता है एक रिलेशनशिप दिया जाए. रिलेशनशिप का मतलब कि कहा जाए कि ट्रांसफर बिटवीन स्पाउस. अब ट्रांसफर बिटवीन अगर स्पाउस हो रहा है तो भैया ध्यान रखेंगे, बात पकड़ना इस बात को. देखो जैसे इमीडिएट रिलेटिव्स जैसे इंटर से ट्रांसफर अमंग द पर्सन हु आर इमीडिएट रिलेटिव्स वुड बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग एन ओपन ऑफर. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये ट्रांजैक्शन है कुछ ये ऑटोमेटिक एग्जम्प्ट है. ऑटोमेटिक एग्जम्प्ट है मतलब जो मैं बताने वाला हूं ऑटोमेटिक एग्जम्प्ट है. इसके लिए आपको स्पेसिफिकली सेबी को एप्लीकेशन नहीं देना है कि सर प्लीज इसको एग्जम्प्ट कर दो, नहीं. लेकिन स्ट्रिक्टली ये कहा गया कि इसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा, और अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट नहीं किया तो ये अजम्पशन जो आपको दी जा रही है ये आपसे विड्रॉ कर ली जाएगी. और पब्लिक अनाउंसमेंट का प्रोविजन मतलब रेगुलेशन 3 वाली बात जो हमने आपसे कही थी वो आप पे अट्रैक्ट हो जाएगी. जाओ पब्लिक अनाउंसमेंट करो. बात पकड़ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनर पूछ सकते हैं इसको. पहले यहां पर देखेंगे हम, अगर हम देखिए जनरल एग्जाम्पशन रेगुलेशन 10, ध्यान से देखिएगा जनरल एग्जाम्पशन, फिर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन सीखेंगे. कहता है इन ऑल केसेस द रेगुलेशन रिक्वायर्स फाइलिंग रिपोर्ट विद द स्टॉक एक्सचेंजेस. मतलब क्या कह रहा है? सेबी के साथ भले ही आपको एप्लीकेशन देने का जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन सेबी के साथ देने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग करनी जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज के साथ में. और अगर आपने ड्यू डेट पर इसको फाइल नहीं किया तो ट्रिगर ऑब्लिगेशन जो हैं वो आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे. ये बात याद रखनी है, रटनी नहीं है, याद रखनी है, सिंपल सी. ऑलराइट, तो कौन से रेगुलेशन देखेंगे? रेगुलेशन 10 में जनरल अजम्पशंस. ठीक है, अब मैं बिना ज्यादा देरी किए मैं सीधा आपको लेके चलता हूं अजम्पशंस तरफ. अब याद रखिएगा एग्जाम में आपको अजम्पशन लिखने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में कि बेटा लिख दो अजम्पशन लिख दो. ऑफ कोर्स नॉट. आपको ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, आपको ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करना है कि क्या ये अजम्पशन सेक्शन और रेगुलेशन 10 की है नहीं है. अगर रेगुलेशन 10 ऑफ सेबी ऐसे एसटी की अगर रेगुलेशन की 10 की, याद रखना रेगुलेशन 10 अगर लिख के आओगे बहुत अच्छी बात है ना, रेगुलेशन 10 की है तो इमीडिएटली समझ जाना कि भाई इसमें रिपोर्टिंग करनी जरूरी है स्टॉक एक्सचेंजेस को, और ये एग्जम्प्ट हो जाएगा. इंटर से ट्रांसफर मतलब इमीडिएट रिलेटिव्स के बीच में हो रहा है. इमीडिएट रिलेटिव्स कौन कौन है वो हमें याद करना है. देखो जैसे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर स्पाउस, child, children, parents, brother, sister, parents of his spouse, and brother and sister of his spouse is automatically exempted. But अगर grandfather अपने grandson को कर रहे हैं exemption नहीं मिलेगा. अंकल अपने nephew या niece को कर रहे हैं तब भी नहीं मिलेगा. या ऐसा हो रहा है ट्रांसफर जो है ब्रदर के वाइफ को किया जा रहा है या सिस्टर के हस्बैंड को किया जा रहा है, वो नहीं होगा. बात समझ में आ रहा है? ध्यान से सीखिएगा इसको, एग्जाम में बहुत ध्यान रखिएगा. तो अगर क्या कह रहे हैं, किन किन कैटेगरी को हमने रखा है यहाँ पर? स्पाउस, मेरे साथ बोलो, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर. याद रहेगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर. ऑलराइट सर, क्योंकि सबका सब कौन है? इमीडिएट रिलेटिव.
ग्रैंडफादर को इमीडिएट रिलेटिव नहीं माना है, इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं माना गया है। यहाँ तक कि चाचा को भी रिलेटिव इमीडिएट रिलेटिव में नहीं माना है। बोला अंकल अगर नेफ्यू कर रहे हैं, नेफ्यू कर रहे हैं या नीस को कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ध्यान से देखो। ऑलराइट सर, तो यहाँ पर कहता है हाउएवर इंटर से ट्रांसफर फ्रॉम ग्रैंडफादर टू हिज ग्रैंडसन या अंकल टू नेफ्यू नीस इज नॉट एग्जाम्प्टेड and they do not fall within the definition of immediate relatives within the meaning of the regulation. Similarly, and transfer from a brother's, मतलब किसको, ब्रदर्स वाइफ को है या फिर सिस्टर्स हस्बैंड है, तो वो भी एग्जाम्प्टेड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो किन किन के बीच में हो रहा है? स्पाउस, चिल्ड्रन, मेरे साथ बोलो भाई, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स ऑफ हिज स्पाउस, पेरेंट्स ऑफ हिज स्पाउस, मतलब सास ससुर को तो लेना जरूरी है भाई, नहीं तो डंडे लग जाएंगे, ठीक है। स्पाउस याद रहेगा। चलिए, अब फिर दूसरा आता है इंटर से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमंग द नेम प्रमोटर्स, मतलब अगर हम कहें बिटवीन द प्रमोटर्स हो रहा है, और ये प्रमोटर्स जो हैं ये 3 साल से कम उस कंपनी के प्रमोटर रहे हों, ये इसकी कंडीशन है। आओ देखते हैं, वर्ड याद रखना, इंटर से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमंग द नेम्स प्रमोटर्स, अमंग द नेम प्रमोटर्स, जिसका नेम, मतलब नेम का पता यहाँ पे क्या है, 3 साल रहा हो एटलीस्ट किसमें, ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है बिटवीन द प्रमोटर्स, ये कम से कम 3 साल रहे हो प्रमोटर्स। देखो आओ सीखो, अमंग द पर्सन नेम एज प्रमोटर इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल बाय द टारगेट कंपनी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, टारगेट कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल करती है। आपको याद होगा शेयर स्टॉक एक्सचेंज साथ में ये मैंडेटरी कंप्लायंसेस हैं, याद होगा मैंडेटरी कंप्लायंसेस, जिसमें टारगेट कंपनी शेयर होल्डर पैटर्न बताती है। उस शेयर होल्डर पैटर्न में भैया प्रमोटर का नेम मान लो ए और बी, ये दोनों ही प्रमोटर हैं, इन दोनों के बीच ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये दोनों फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 years प्रायर टू द प्रपोज्ड एक्विजिशन शैल बी एग्जम्प्टेड। इन अदर वर्ड्स, in order to obtain the exemption, both the transferor and transferee must have held shares in company as a promoter for a continuous period of 3 years prior to date of such proposed acquisition. So क्या कह रहे हैं, intersect transfer of shares among the named promoters, इसके लिए कंडीशन क्या रखेंगे, कम से कम ये 3 साल ये लोग प्रमोटर रहे हो उस कंपनी के, मतलब ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ आर द प्रमोटर्स, एंड एटलीस्ट you know what, they have holdings in such company, in which company, target company, at least 3 years prior to such acquisition. याद रहेगा, सिंपल एकदम। इमीडिएट रिलेटिव हो गया हमारा, इंटर से ट्रांसफर, इंटर से मतलब बिटवीन, से ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स अमंग द नेम्ड प्रमोटर्स, याद रखना इस बात को। फिर देखो, फिर कहता है इंटर से ट्रांसफर अमंग द होल्डिंग सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरी कंपनीज। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इन्होंने, यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा इस बार मॉड्यूल की, कि मॉड्यूल ने इसको, इस चैप्टर को अच्छे एग्जांपल साथ इन्होंने कोट किया है। आओ देखो ये भी सीखते हैं। मान लो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, अब देखो क्योंकि है ना बात क्या है, यहाँ पे इंटर से ट्रांसफर है इसलिए खतरा नहीं है, बोला एक तरफ से देखा जाए, देखो एक तरफ से देखा जाए, ध्यान समझना कि इस पॉकेट में से हाथ डाला आपने, मान लीजिए आपने अपनी इस पॉकेट से हाथ डाला, यहाँ से पैसा निकाला और अपनी ही इस पॉकेट में रख लिया, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब पब्लिक शेयर होल्डर्स के साथ में, पब्लिक शेयर होल्डर साथ में कोई जाति नहीं हो रहा है। जाति कब होता है कि यहां से निकाला, किसी और को बेचा, उसने अच्छे दामों पर निकाला, ये एग्जिट कर गया बढ़िया दामों पर, और वो मजे की बात पब्लिक शेयर होल्डर ऐसे देख रहा है, पब्लिक शेयर होल्डर बोला यार ये क्या हुआ, पकड़ में आया, तो यहां पर इंटर से ट्रांसफर है, बात पकड़ में आ रहा है। देखो तो इंटर से ट्रांसफर अमंग द होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरी कंपनीज। अब इसमें जैसे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, कहता है मान लीजिएगा इफ इन द टारगेट कंपनी ए लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर बी लिमिटेड ने शेयर हेल्ड किए हुए हैं, और जो बी लिमिटेड है वो सी लिमिटेड की सब्सिडरी है। सी लिमिटेड के देखो 2 सब्सिडरी और हैं, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। बात पकड़ में आ रहा है, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड में शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं, और जो बी लिमिटेड है वो किसकी सब्सिडरी है, सी लिमिटेड की। तो हम एक बार हम अज्यूम कर लेते हैं सी लिमिटेड यहाँ पे होल्डिंग कंपनी हो गया, ये सब्सिडरी कंपनी हो गया, ध्यान से देखते जाओ, अरे चल जा यार, ये सब्सिडरी कंपनी हो गया, ये सब्सिडरी हो गया हमारा, ये सब्सिडरी हो गया। अब क्यों क्या हो गई, फेलो सब्सिडरी कंपनीज, फेलो सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, अगर इनके बीच ट्रांसफर होता है, जैसे ए लिमिटेड के पास के शेयर्स बी लिमिटेड के पास है, बी लिमिटेड अगर मान लो सी लिमिटेड को कर दे, वाई को कर दे, जेड को कर दे, या पी या क्यू को कर दे, तो ये इंटर से ट्रांसफर माना जाएगा। Any transfer of shares by B Limited in the target company to its holding company C Limited, या to its subsidiary P or Q Limited, या to other subsidiaries of holding company Y Limited or Z Limited would be exempted। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बुद्धि खोल के देखना,
क्या हो रहा है वो? इंटर से ट्रांसफर अमंग होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड फेलो सब्सिडरी, ये भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। 3 मेरे बच्चों को याद हुआ। इमीडिएट रिलेटिव्स हमने देख लिया, याद रखना इमीडिएट रिलेटिव्स में अंदर का याद रखना है, पेरेंट्स है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है ना, या फिर बात करेंगे पेरेंट्स ऑफ हिज स्पाउस, ये याद रखेंगे। और जो एग्जाम्प्ट नहीं है, जैसे हमने कहा गार्सन ग्रैंडफादर ग्रैंडसन को कर रहे हैं, अंकल अगर नेफ्यू को कर रहे हैं, नीस को कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि ब्रदर्स की वाइफ को कह रहा है या सिस्टर्स के हस्बैंड को ट्रांसफर कह रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है। इंटर से ट्रांसफर अमंग द नेम प्रमोटर्स, प्रमोटर्स के बीच में हो रहा है, राइट, और उन्होंने प्रमोटर्स ने 3 years एटलीस्ट प्रायर टू सच एक्विजिशन होल्डिंग किया हो, ऐसे प्रमोटर रहे हो, मतलब होल्डिंग मतलब प्रमोटर रहे हो। एंड इंटर से अमंग द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड फेलो सब्सिडरीज, याद रहेगा। फिर देखो, फिर कहता है इंटर से ट्रांसफर टू पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। अब एक दूसरी सिचुएशन दे दी जिसमें एक पर्सन यहां पे कह रहा है जिसने इक्विटी शेयर कम से कम 50% पहले से ही होल्ड किए हुए हों, जैसे any transfer among the person who holds not less than 50% of the company which holds shares in target company would be exempted from the requirement of making public open offer। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जैसे in target company A limited more than 25% is held by the कंपनी B, सो 25% ज्यादा पैसे होल्ड करके बैठा है भाई, पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया होगा, ये बता रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख भी है बियॉन्ड द इनिशियल थ्रेशोल्ड एज लेट डाउन अंडर रेगुलेशन 3 रेगुलेशन 1। तो मतलब पहले से उसके पास में 20% 5% से ज्यादा है, किसके पास? बी लिमिटेड के पास। अब यहां पर क्या होगा, देखो कैसे किया जाए, विदाउट ट्रिगरिंग, बिना ट्रिगर किए कैसे किया जाए। कहता है ऑप्शन अवेलेबल इनटू द लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे, एंड इन दिस केस इफ 75% ऑफ द शेयर्स कैपिटल इज हेल्ड बाय द सी लिमिटेड, अगर 75% मतलब मोर देन 50% अगर किसी पास सी लिमिटेड के पास है, देन द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड व्हिच इज हेल्ड बाय बी लिमिटेड कैन बी ट्रांसफर्ड टू सी लिमिटेड हु होल्ड्स मोर देन 50%। बात पकड़ में आया? तो अगर क्या कह रहा है, इंटर से ट्रांसफर टू अ पर्सन, इंटर से ट्रांसफर टू अ पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन 50% इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जैसे इस एग्जांपल में सी लिमिटेड ने 75% होल्ड किया हुआ है बी लिमिटेड के अंदर, बी ने किसमें किया हुआ है, तो यहां पर अगर बी अपना ट्रांसफर करेंगे इसको सी को, तो अभी कोई इशू नहीं होगा। तो यहां पे याद रखेंगे इंटर से ट्रांसफर। अब यहां पे इंटर से तो याद करने होते हैं बार बार, यहां पे इतना ही याद कर लीजिएगा, ट्रांसफर मतलब यहां पे पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अगर उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन याद रखेंगे एग्जाम में आगे ध्यान रखेंगे उससे 50% से कम नहीं होना चाहिए। Now, inter se transfer to companies in which such person hold not less than 50% of equity shares of and their subsidiaries। कहता है इंटर से, अब वो सेम वही रिपीट कर रहा है, एग्जाम ट्रांसफर है, तुम सिर्फ टाइटल पे ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल फिर देखते हैं यहाँ पे 35% पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड इज हेल्ड बाय बी लिमिटेड, सिंपल सी बात, विच इज प्रमोटेड बाय ABC। 3 लोगों ने प्रमोट किया था, ध्यान सुनना, 3 लोगों ने प्रमोट किया ABC, ठीक है, did together hold 90% शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड। बात सिंपल आ गया, बी लिमिटेड के अंदर 90% शेयर कैपिटल इन लोगों के पास है, ठीक है, एंड ऑल्सो होल्ड 65% शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड। इफ बी लिमिटेड डिजायर्स ऑफ ट्रांसफरिंग इट्स एंटायर शेयर होल्डिंग इन ए लिमिटेड टू सी लिमिटेड, अब वो ए लिमिटेड में जो बी के पास है वो किसको करना चाहती है? सी को करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या ध्यान से देखना, acquisition 35% of by C Limited would be automatically exempted from the provision of regulation 3 and 4 of takeover with respect to the obligation to make the open offer since same set of person hold more than 50%। same set of person, जैसे यहाँ पर ABC थे, यही दूसरा कंपनी में भी सेम सेट ऑफ पर्सन होने चाहिए, मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। तो दोनों में बात देखेंगे क्राइटेरिया कि कंपनी ABC में जो A, B और C थे, इन्होंने दोनों ही कंपनी में बी लिमिटेड में भी और हम देखेंगे सी लिमिटेड में भी मोर देन 50% का क्राइटेरिया, यहां पर याद रखिए मोर देन 50% का क्राइटेरिया। इसी लैंग्वेज में देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर से ट्रांसफर टू अदर कंपनीज, इंटर से ट्रांसफर टू अदर कंपनीज इन विच सच पर्सन होल्ड, other company in which such person hold not less than 50% equity share and their subsidiaries। याद रहेगा, सेम सेट ऑफ पर्सन जरूर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, अलग हो गया फिर एग्जाम्पशन नहीं है।
person acting in consent for not less than 3 years prior to the proposed acquisition and disclose as such pursuant to the filing of the listing agreement. अगर पर्सन एक्टिंग कंसर्न पर्सन है और वो डिस्क्लोजर कंटिन्यूस देता है और वो पिछले 3 साल से पीएससी है, ये कंफर्म्ड है, तब भी ट्रांसफर होगा बिटवीन देम, देन देयर इज नो इशू. देखो, एनी ट्रांसफर शेयर्स अमंग द पर्सन हु आर एक्टिंग इन कंसेंट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर बिफोर अ ट्रांजैक्शन एंड सेम हैज बीन डिस्क्लोज. जैसे हमने सेम अभी प्रमोटर केस में देखा, ऐसे पीएससी अगर कंटिन्यूस 3 ईयर से डिस्क्लोजर देता रहा है कि भाई मैं पीएससी हूं और इनके बीच अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो याद रखिएगा ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा. याद रहेगा. शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी हु हैव बीन पर्सन एक्टिंग कंसेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना. अब ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो सकता है केस स्टडी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपके लिए बन के आ जाए, ध्यान समझना. अब देखो कह रहा है एनी इंटरसेट ट्रांसफर बिटवीन पर्सन एक्टिंग कंसेंट for a period not less than 3 years prior to the proposed acquisition are disclosed such person to the filing under the listing agreement. Any company in which entire equity share capital is owned by the such shareholder in the same proportion as their holding in target company without any differential entitlement. सबसे important line है without any differential entitlement, मतलब same set पे होना चाहिए. देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इससे समझते हैं. देखो ध्यान देना, एकदम ध्यान देना. इफ ए बी एंड सी होल्ड 10,000, 40,000, 50,000 शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी ए लिमिटेड, दे आर टर्म्ड एज पीएससीज इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज. इनको क्या बता रखा है? पीएससी है लोग, ठीक है सर. दे आर ऑल्सो ओनली शेयर होल्डर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. अब इन्होंने एक कंपनी और बना रखी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर यही 3 ही शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है. तो एंटायरली ये लोग हैं, एंटायर शेयर होल्डर्स ये हो गया. In which share capital is 50,000 shares of capital stand each. A, B, C are desirous of transferring their shareholding A Limited to ABC Private Limited. This is automatically assumed only if entire 50,000 shares in ABC Private Limited held as a in same proportion, not in differential. Same proportion मतलब 5,000, 20,000 and 25,000. अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1:4:5, यहाँ पर भी 1:4:5. Same proportion, all right. In the other words, the entire share capital of ABC Limited must be held in a same proportion, 1:4:5. That the shareholding in the target company in order that the interstate transfer automatically assumpted. तो ये वाला याद रखिएगा. मैं आपको बता दूं, प्रोबेबल है आपके एग्जाम के लिए, बन सकता है, बहुत प्रोबेबल है, ठीक है, बन सकता. ऑल राइट, प्रोबेबल है, ये बन सकता है. तो इस वाले को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. ऐसा केस लॉ बना के आपको दे सकता है, आपको फाइंड आउट करना होगा कि एग्जाम ट्रांजैक्शन है या नहीं. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं. अब देखिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी आएंगी. भी कहता जी ये एजम्पशन ऐसे ही मिल जाएगा फ्री फोकट में? बिल्कुल नहीं मिलेगा फ्री फोकट में, ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी. देखो कहता है assumption under regulation 10(1) clause A sub clause 1 to sub clause 5 would however be available only if the following condition also met by the transfer and transferee. क्या कंडीशन है भैया, बोलो, वो भी कर देते हैं पूरी. देखो कंडीशन नंबर है पहला, कहता है जी कंडीशन टू बी फुलफिल फॉर अवेलिंग द इंटरसेट एजम्पशन आज क्लैरिफाइड. पहला कहता है नेमली फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स एंड नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स. कह रहा 2 बातें देखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया असली खेल तो पैसे का भी तो है बीच में. तो कह रहे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं तो क्या इनका प्राइस रहेगा, और अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं तो क्या रहेगा. आइए देखते हैं. इफ शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, नाउ the volume weighted average market price for period of 60 days prior to the date of the prior intimation. मैं फिर बता दूं मेरे बच्चों लोगों को, प्रैक्टिकली तो मैं आपको सच्ची बताऊं, देखो वॉल्यूम वेटेड एवरेज अगर 60 डेज का देखना है, 80 डेज का देखना है, 120 डेज का देखना है, तो ये सब डेटा स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, ठीक है. लेकिन आपको इसके मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बायबैक के टाइम पे भी करवाए थे. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, अगर वो आप लोगों ने देखे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है. लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है. कह रहा है वॉल्यूम वेटेज, याद रखिएगा, market price for plus 3 days prior to the date of intimation or proposed interstate transfer of the shares to be calculated. तो पहले क्या देखेंगे, लास्ट 60 डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का चल रहा है, वॉल्यूम वेटेड मार्केट प्राइस का चल रहा है उस शेयर्स का लास्ट 60 डेज का, ठीक है सर. कहता है एंड द प्राइस एक्विजिशन प्राइस एट विच द इंटरस्टेट ट्रांसफर्स टू बी डन शैल नॉट बी मोर देन 25% वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस. अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए ना, अज्यूम कर रहा हूं एक बार कि वॉल्यूम वेटेज आपने कैलकुलेट किया और वो मिला आपको, मान लीजिएगा 100 रुपीज पर शेयर.
जो आज की तारीख में उसका भाव चल रहा है। मान लो मैं रियलिटी बताऊं ना, ट्रेडिंग भी करने के लिए सबसे पहले लोग ये देखते हैं वॉल्यूम वेटेज जो है ना, अगर उसको आप कंसीडर करेंगे ना तो शेयर में घाटा आप कम खाएंगे, ये एक फैक्ट है। एनीवेज मैं ट्रेडिंग बाद में सिखा दूंगा, आइए समझेगा। अब ये कह रहा है कि कितना, ये कह रहा है shall not be more than 25% वॉल्यूम वेटेड। अब देखो यहाँ पे जो एक्विजिशन प्राइस निकाली जा रही है तो कह रहा है किससे ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब अगर हम बोले 125 रुपीज तो एक्विजिशन जो प्राइस है प्रीमियम कहते हैं वो 125 से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा। वहीं अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, अगेन हम लोग डिफरेंट मेथड अप्लाई करके देखेंगे। इफ शेयर्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, the shares are frequently traded, the price at which the interest transfers to be done to be calculated per parameters laid down regulation A equals to clause E and SST regulations and shall not be more than 25% of the price so calculated as per the parameter discussed। ये अलग से समझाएंगे, ठीक है। अलग से समझाने के लिए से कह रहे हैं because at this point of time it is not requirement of the session, but you know what, for your better understanding definitely I will cover it, alright, because ये हमने अभी स्पेसिफिकली भी कवर कहीं नहीं किया है क्योंकि इसका जरूरत ही यहीं आके पड़ा है, इससे पहले नहीं पड़ा है। चलिए, नाउ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेकिंग डिस्क्लोजर्स 29, 30, 31 of SST. In such case, the conditions are not fulfilled. Either of the conditions are not fulfilled. Assumption that would have been available automatically withdrawn. यार खत्म हो जाएगी, नहीं मिलेगी assumption. And prior intimation need to be given to the stock exchange where the shares of the company are listed at least 4 working days of the before the transaction all above. अब एक बात याद रखिएगा, सिंपल वर्ड में बता दें आपको। देखिए, पहली बात तो अगर वॉल्यूम वेटेज निकाल रहे हैं, हम निकालना ही पड़ेगा एक्विजिशन प्राइस के लिए। तो एक्विजिशन प्राइस के लिए हम देखेंगे कि वॉल्यूम वेटेज के मार्केट प्राइस क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस क्या है। एंड सच प्राइस शुड नॉट बी एक्सीड 20% ऑफ द सच प्राइस। किसका की बात कर रहे हैं यहाँ पर, याद रखना, जो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं ना, कह रहा है क्या, एक्विजिशन प्राइस एट व्हिच द इंटरेस्ट ट्रांसफर्स टू बी डन। तो एक्विजिशन प्राइस ज्यादा नहीं होगा 25% ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। ये बात पहला याद रखना जरूरी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको डिस्क्लोजर देना है वो स्ट्रिक्टली कंप्लायंस है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है। और तीसरी बात, जाके पहले एक्विजिशन कर लिया है ना, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया, उसके बाद नहीं बताना, पहले बताना है स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट 4 वर्किंग डेज। ये इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस अगर इनमें घपला हो गया तो भाई ये एग्जामिनेशन भी हाथ से गया। अब आओ फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन देकर फंसा सकता है कि ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, भाई बताओ। अब बहुत सिंपल से कि यहाँ पर क्या ट्रिगर अट्रैक्ट होगा, ऑफ कोर्स नॉट। देखो, कहता जी अंडर राइटर है, अब अंडर राइटर ने अंडर राइटिंग एग्रीमेंट किया है, उसके बदले उसने भैया यहाँ पर शेयर्स लिए हैं, तो क्या लगाते हैं इस पे ट्रिगर, ऑफ कोर्स नॉट। एंड अंडर राइटर रजिस्टर्ड द यू नो व्हाट विद द बोर्ड अलॉटेड द पर्सन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, या स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड, और स्टॉक ब्रोकर जो है वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है लीन कर रहा है, क्योंकि अब सपोज करो उसको पेमेंट नहीं मिली और उसने एक्सरसाइज की लीन समझ रहे हो ना। ऐसे केस में स्टॉक ब्रोकर पर भी आप मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट का प्रोविजन ट्रैक्ट नहीं होगा। मर्चेंट बैंक रजिस्टर विद द सेबी नॉमिनेटेड इन्वेस्टर है ऑफ अ मार्केट मेकिंग सब्सक्रिप्शन टू अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द इशू। अब ये लॉजिकली याद रख सकते हो आप, ट्रांजेक्शन देगा अ पर्सन एक्वायरिंग द शेयर्स इन द स्कोप ऑफ सेफ्टी नेट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 44, या मर्चेंट बैंकर रजिस्टर विद द सेबी स्टेबलाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है बाय और प्रमोटर पर यू नो पर प्री इशू शेयर इन टर्म्स, या रजिस्टर्ड मर्चेंट मार्केट मेकर है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से एक्टिंग एज एस्क्रो अकाउंट, या फिर इन्वोकेशन ऑफ प्लेज बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कैटेगरीज, ये ट्रांजैक्शन कैसे माने जाएंगे, ऑर्डिनरी इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इनमें भैया शेयर का तो इधर उधर हो रहा है, लेकिन यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट है, ट्रिगर अट्रैक्ट नहीं हो रही है। अब इस बात को ध्यान रखना, एक बार और बोलो तो मैं सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान रख लो। अंडर राइटर केस है तो स्टॉक ब्रोकर लीन एक्सरसाइज कर रहा था, ठीक है। एंड अगर मर्चेंट बैंक करे तब भी ऑलराइट, या बात करेंगे मर्चेंट बैंक एज अ मार्केट मेकर, ऑलराइट, या फिर पर्सन एक्वायरिंग शेयर्स इन परसेंट ऑफ सेफ्टी नेट एज पर रेगुलेशन 44, और इसके अलावा हम बात करेंगे मर्चेंट बैंकर रजिस्टर विद स्टेबलाइजिंग एजेंट, हाईलाइट करना स्टेबलाइजिंग एजेंट, या मर्चेंट बैंकर यहाँ पे बोल रहे हैं रजिस्टर्ड मार्केट मेकर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज एक्टिंग एज एन स्टॉक अकाउंट, एंड लास्ट वन इज इन्वोकेशन ऑफ प्लेज बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनको बोला हटाओ। अच्छा, अब मान लो एक बार के लिए ऐसा हो जाए कि बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उसको शेयर्स गिरवी किया, और गिरवी करने के बाद में अल्टीमेटली ये हो गया कि भाई पैसा नहीं दिया गया, और उसने अपना एक्सरसाइज कर लिया राइट शेयर के ऊपर,
बैंक ने। सर अब तो ट्रिगर लग जाएगा, बैंक के ऊपर ट्रिगर लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, तो ये नहीं लगेगा, याद रहेगा। एक और देखो इंपॉर्टेंट है भी, सब रेगुलेशन सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्लॉज सी के अंदर, सॉरी क्लॉज सी के अंदर देखो क्या कह रहा है, एक्विजिशन एट द सब्सिक्वेंट स्टेज by the acquirer who has made public announcement of open offer for acquiring his shares pursuant to this agreement। इंटेंशन क्या है भाई, मैं एक्विजिशन कर रहा हूं और फर्दर उसका इंटेंशन क्या है, दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब्सिक्वेंट स्टेज कह रहा है, एक्विजिशन की सब्सिक्वेंट स्टेज पे वो बता रहा है क्या चीज, कि फर्दर ही विल मेक दिस इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो यहाँ पे भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्या कहता है, देखो बोथ द एक्वायर एंड सेलर आर द सेम एट ऑल द स्टेज ऑफ एक्विजिशन, मतलब पार्टी सेम ही है, कि जिस इन्वेस्टमेंट करने की बात करें लेकिन पार्टी सेम है, ऑलराइट। एंड फुल पहले हो चुका है, याद रखिएगा ये चीज, full disclosure of all subsequent stages of acquisition if any have been made in the public announcement of the open offer and the letter of offer। in other words, if there is a share purchase agreement to acquire the shares and pursuant to same, if the acquirer has made a public announcement, any acquisition subsequently between the same seller and the acquirer would also be exempted, provided वो होना चाहिए दोनों के बीच में सेम, वो खुद ही हों। अब ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके लिए एक लिस्ट बना दिया आपके लिए। आओ ये सब के सब हम एग्जम्प्ट हो जाएंगे। एक्विजिशन हो रहा है, बट अगर एक्विजिशन इस मोड में हो रहा है तो याद रखिएगा वो सब का सब ट्रांजेक्शन एग्जम्प्ट होगा। जैसे कह रहा है एक्विजिशन ड्यू टू, पहला रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज डी ए, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, याद करते जाना मेरे साथ में, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, और मैं बता दूं स्क्रीनशॉट ले लेना, सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान या फिर सरफराजी एक्ट के अंदर है ना, सिक्स फाइनेंशियल कंपनीज को एक्विजिशन की जा रही है, या डीलिस्टिंग एज पर सेबी इक्विटी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस के थ्रू डीलिस्ट किया जा रहा है, तब भी एक्विजिशन यहां पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। या बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन सक्सेशन और इनहेरिटेंस, अगर शेयर ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जैसे ट्रांसमिशन सक्सेशन इनहेरिटेंस है, ऐसे में भी ये ट्रांजैक्शन आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे रेगुलेशन 3 से, ठीक है। फिर कहता है, अच्छा एक बात तो बताना भूल गया रे, ये सारे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे लेकिन ये रेगुलेशन 5 से एग्जाम्प्ट नहीं है, इनडायरेक्ट एक्विजिशंस उससे नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे आओ 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 आओ। Where the dividend on preference share are not paid for 2 years, अब ये होता है ना, प्रेफरेंस होल्डर्स को 2 साल से आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्रेफरेंस होल्डर्स क्या होता है, जितने भी रेजोल्यूशंस रखे जाते हैं कंपनी सामने उन सब पर वो वोट कर सकते हैं। अब उस वोट करने से वोटिंग पावर मान लो उनका इंक्रीज हो गया, तो क्या यहाँ पर भी पब्लिक अनाउंसमेंट का ट्रिगर अट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो। मान लीजिएगा, ये बहुत सिंपल सी बात है और क्वेश्चन अच्छा भी है, कि 25% और मोर मान लीजिएगा वोटिंग पावर जो है, वोटिंग राइट्स किनके हाथ में चले गए, प्रेफरेंस होल्डर के हाथ में। क्यों चले गए? बिकॉज 2 साल से कॉन्टिन्यूस उनको डिविडेंड नहीं दिया गया, और ये प्रोविजन है, अगर 2 साल से कंटिन्यू डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, ऐसे केस में प्रेफरेंस होल्डर सारे रेजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं। उस वोट करने की वजह से भैया इनके पास पावर आ गई 25% की, तो क्या ये लोग भी एक्विजिशन माना जाएगा? तो यहाँ पर भी रेगुलेशन 3 से एग्जम्पशन मिल जाएगी, आपको पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं देना है। And preferential exercise the voting rights on all resolutions। Acquisition of shares by the lender, जैसे अगर मान लीजिए अभी कहा था आपको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अब इन्होंने मान लीजिए इनके आपने शेयर्स गिरवी रखे और इन्होंने अल्टीमेटली क्या किया भाई, आपने उनका लोन में डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया शेयर्स पे, तो ऐसे में उसको भी हम यहाँ पे एग्जम्पशन मानेंगे। इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स ड्यू टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अगर आर्टिकल में लिखा है फॉरफीचर और आपने फॉरफीट किया, उससे क्या हुआ, फॉरफीट करने से इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स में, तब भी नहीं माना जाएगा, मतलब एग्जम्प्ट हो जाएगा। रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2 ये कहता है कन्वर्जन ऑफ सुपीरियर वोटिंग राइट्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। सुपीरियर वोटिंग राइट्स आई होप क्लियर होंगे। अगर आप सुपीरियर वोटिंग राइट्स को, और यूजुअली किसको दिए जाते हैं, आपने देखा होगा ना, एट टाइम ऑफ बिगिनिंग ये यूजुअली प्रमोटर्स को दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर वो कन्वर्ट कर रहा है अपना ऑर्डनरी में, और तो ऑर्डनरी में कन्वर्ट करने से अगर इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफकोर्स, तो उसको भी यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, वोटिंग राइट्स इंक्रीज हो रहे हैं तब भी। कह रहा है 2B कह रहा है बाय वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशू इन कंप्लायंस विद रेगुलेशन सेक्शन 164A ऑफ सेबी। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोली
कि भाई अगर प्रेफरेंशियल इशू किया गया और उससे अगर इंपैक्ट होगा, ऑफ कोर्स अगर इंपैक्ट होता है, लेकिन उसे भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे एजम्पशन के लिए। बायबैक ऑफ शेयर है या क्रीपिंग एक्विजिशन अप टू 5%। अब ध्यान सुनना, क्रीपिंग एक्विजिशन 5 अप टू 5% आप जानते हैं कि एग्जाम हो जाती है, लेकिन 5% से ज्यादा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी ट्रिगर लग जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिएगा कोई पर्सन है जिसको राइट इशू मिला है, उसकी एंटाइटलमेंट राइट इशू की बनती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 5% से ज्यादा भी हो जाता है किसी फाइनेंशियल में। मान लीजिएगा 25% से 75% किसी के पास ऑलरेडी एक पर्सन के पास शेयर्स है टारगेट कंपनी के, उसको राइट इशू मिला और उस जिस फाइनेंशियल ईयर में उसको मिला, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7% उसका इंक्रीज हो गया। क्या? उसका होल्डिंग इंक्रीज हो गया 7%। बट वो क्यों है? ड्यू टू राइट इशू। प्रोवाइडेड, ऑफ कोर्स वो एग्जाम हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो ये अपना राइट इशू किसी और को रीअनाउंस नहीं करेगा, ये मैंडेटरी है। अब ये देखो यहाँ पर हाईलाइट कर लो, देखो यहाँ पढ़ोगे, मुझे कोई एतराज नहीं, यहाँ से एक बार रीड कर लेना, लेकिन मैंने उस बात का निचोड़ निकाल के आपको सामने रखा हुआ है, ठीक है। अभी और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ एक और, इसलिए इस निचोड़ को चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम में बड़ा हेल्पफुल रहेगा, शॉर्ट में देख पाओगे, ठीक है। और इतना तो लिखा है कि आप लोग देख के पढ़ सकते हैं, अकेला पढ़े लिखे हैं। आइए चलिए, ऑलराइट, तो ये एग्जामिनेशन समझ में आ रहा है। कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट भी रहता है पूछ सकते हैं, आप लोग पूछ ही रहे हो NRK9 के व्हाट्सएप पे, ठीक है, पूछिए। टेस्ट जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा। आइए, स्पेसिफिक असम्पशन अंडर रेगुलेशन 11। अब मान लीजिएगा कोई एक्वायरर कह रहा है भाई मैं ऊपर जो आपने मुझे बताई इतनी सारी असम्पशन, इसमें से मैं किसी में फॉल नहीं हो रहा हूं, पर लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे असम्पशन मिलनी चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेबी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और आप जो एक्विजिशन करना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, और 5 लाख रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस है जो आपको सेबी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट बना के कीजिएगा सेबी को, मुंबई, पेबल एट मुंबई ऑलराइट ब्रांच। अब सेबी उसे कंसीडर करेगा कि वो ट्रांजैक्शन बेसिकली एग्जाम्प्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, याद रहेगा, सिंपल सा बात है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स है सेबी कंसीडर करेगा। देखो आओ फटाफट सीखते हैं। कहता है acquirers are of the opinion that the transactions that are proposed to be entered into requires an assumption. Acquirer must make an application to be seeking the assumption. It may be noted that application shall be made before the transaction acquisition is initiated. Post facto assumption are not granted by SEBI. Post facto मतलब समझ रहे हैं ना, रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट नहीं है, पहले करना पड़ेगा। एक्विजिशन करने चलेगा, करवा के करने के लिए हो गया काम सारा, फिर आके करने एग्जम्पशन दे दो। ऑफ कोर्स नॉट बिफोर, यू नो व्हाट, ट्रांजैक्शन आपको सेबी का एप्लीकेशन देना है। Application for assumption shall be made in Regulation 11, Subsection 3 of Takeover Regulation, submitted along with a non-refundable fee 5 लाख रुपीज। डायरेक्ट ऑनलाइन आप डेबिट कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ऑफ द और ये डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, पेबल एट मुंबई, फेवर इन सेबी। अब क्या क्या देखा जाएगा, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। SEBI has power to grant assumption from the strict compliance of procedure requirements in chapter 3 and 4 in the interest of the investor and security market। कर सकता है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आपको जो प्रोसीजर है उनसे आपको assumption दे सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, the option of seeking specific assumption is available only in case where the target company in respect of which central government, state government or any other regulatory authority has superseded the board of directors of the target company and has appointed new directors under any law। ऐसा कोई सिचुएशन आया जिस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, कोई अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसने क्या किया है, बोर्ड को सुपरसीड कर दिया। बोर्ड तुम जरा छुट्टी पे जाओ बेटा, अब तुम्हारी जगह कोई और बोर्ड बैठेगा। अब बोलेंगे वाह रे वाह, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिगर लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट चलो ओपन ऑफर दो। ऑफ कोर्स नॉट, याद रहेगा ये बात। So supersede the board of directors of target company has appointed new directors. All right, ऐसा केसेस में assumption रहेगा। SEBI has to satisfy that the board of directors of target company has formulated a plan which provides a transparent, open, comparative process for acquisition of shares, voting rights, control over the target company to secure the smooth and continued operation of the target company in the interest of all stakeholders of the target company, and the plan does not further interest of any particular एक्वायर के खास मकसद से पूरा होता हो ऐसा नहीं है, वो कैसा हो, वो हर एक स्टेक होल्डर के लिए बेनिफिशियल हो, पहली बात तो देखा गया है। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंपैरेटिव प्रोसेस होना चाहिए उसके लिए, और सारी एस्पेक्ट्स इसमें ओपनली मेंशन की गई। कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपैरेटिव प्रोसेस आर रीजनेबल एंड फेयर। कंडीशन मतलब रीजनेबल एंड फेयर का मतलब भैया सबका ही भला हो रहा हो, सबका मतलब ऑल स्टेक होल्डर्स का। तो यहाँ पे याद रखिए कंपैरेटिव प्रोसेस एंड आर रीजनेबल एंड फेयर इनफ।
The process opted by the board of directors of the target company provides for details including a time when the open offer for acquiring shares would be made, completed and manner in which the changes in the control would be affected. ये बताया जाएगा, सेबी बताएगा, ध्यान रखना इस बात का. क्या? The board opted out by the board of directors of target company provides the details of including time when the open offer for acquiring shares would be made, completed and manner in which the changes and the control would be affected. SEBI, after affording a reasonable opportunity of being heard to the applicants, after considering all relevant facts, circumstances, past and reason order, either granting or rejecting the exemption or relaxation sought as soon as possible. It also provided that SEBI may constitute a panel of experts to which the application for exemption may be referred for the recommendation if considered necessary. The orders passed by SEBI granting exemptions hosted by SEBI और supervision website. अब जो भी होगा, चाहे वो रिजेक्ट हो रहा होगा या फिर अप्रूव हो रहा होगा, तो दोनों केसेस में ही क्या दिखेगा, उसको पोस्ट किया जाएगा वेबसाइट पे. अब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बन सकता है, बट जो अगर मैं इस चैप्टर से कहूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत प्रोबेबल है, तो आई सजेस्ट कि एक तो अजम्पशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को भी नोट कर लीजिएगा फटाफट से. रेगुलेशन 10 के अंदर जो अजम्पशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा अगर हमने देखा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, चाहे वो हमने बात किया जहाँ पे मर्चेंट बैंकर का रोल प्ले हो रहा है, अंडरराइटर का रोल प्ले हो रहा है, स्टेबलाइजेशन का रोल प्ले हो रहा है, या स्टॉक ब्रोकर का रोल प्ले हो रहा है, या कोई लैंडर है, मतलब बैंक्स हैं जो लैंडर हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, या मार्केट मेकर का रोल प्ले हो रहा है. ये सारे जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको हो सकता है प्रोबेबल क्वेश्चन है ये भी. इसके अलावा रेगुलेशन 3 और 4 यूजुअली ये देखिए प्रोबेबल क्वेश्चन बने ही रहते हैं. 3 से बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन बने रहते हैं. मैं बता रहा हूं, इसे ध्यान रखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इन पे ध्यान रखना है, ठीक है. इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं इन चैप्टर से रिलेटेड, उन्हें प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको प्रैक्टिस करने के बाद पता लगेगा कि आप कहां कमी आ रही है आप में. तो डेफिनेटली मैं वहां हेल्प कर रहा हूं और करूंगा भी, बट अपना कहीं भी राइटिंग प्रैक्टिस या क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत को ना तोड़ो, लगातार टेस्ट अटेंड करते रहो. करोगे तो बेटा अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या फायदा जाके बैठे दूसरों को चेहरा देख रहे हो. कुछ इतना करके जाओ ना कि तुम पास होके अच्छे मार्क्स से पास हो कराओ. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहेगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय कीजिएगा.